गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू HS एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेज। और बच्चे कैसे हैं आप सब, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बच्चों, आज का क्लास मैं हिंदी ग्रामर से स्टार्ट करूंगी। इससे पहले हम लोग क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, सूरदास के पद, जिसमें हमने आपको सूरदास के जो 4 पद हैं उन चारों पदों की व्याख्या और साथ में कवि का जीवन परिचय और जितने सारे क्वेश्चन आंसर आपका इस चैप्टर से बन सकता था वो सारा का सारा ही हमने आपको करा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आज का क्लास मैं स्टार्ट करती हूँ हिंदी ग्रामर से। तो हिंदी ग्रामर में सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी ग्रामर में। क्लास 9th में आप अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद पढ़े थे ना, और क्लास 10th में आपको रचना के आधार पर वाक्य का भेद पढ़ना है। किसके आधार पे? रचना के आधार पे। ओके, उसके बाद आपको वाच्य पढ़ना है, उसके बाद आपका रस है और उसके बाद आपका पद परिचय है। पद परिचय क्लियर? तो ये जो आपका रचना के आधार पे वाक्य का भेद है, रस है, वाच्य है और पद परिचय, सबसे आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके, उसके बाद आपके पत्र हैं, निबंध हैं और एक आपका आता है विज्ञापन। एक आपका आता है विज्ञापन। क्लास 9th में आप संवाद पढ़े थे और इस बार आप विज्ञापन पढ़ोगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको हिंदी ग्रामर में आपको पढ़ना है। आज का क्लास मैं रस से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो भी चीज़ें यहाँ पे और ऑनलाइन क्लास चल रहा है, कोई मटेरियल दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है, तो आपको उसको केवल समझना और पढ़ना सुनना नहीं है, उसको उसके साथ साथ उसे आपको अपनी नोटबुक में राइट भी करना, लिखना भी है। क्यों लिखना ज़रूरी होता है हमें? क्योंकि पढ़ने और लिखने के साथ साथ जब आप अपनी हैंड राइटिंग में उन सारी चीज़ों को पढ़ने और सुनने के साथ साथ लिखते भी हो तो आपके माइंड में पूरी तरह से जाकर के सेट हो जाता है। और इस बार आपको केवल पढ़ना नहीं है बेटा, पढ़ने के साथ साथ आपको तैयार होना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं रस से और उसके प्रकार से। देखिए, रस से संबंधित जितनी सारी चीज़ें हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है, और क्लास में समझाना और ऐसे समझाना दोनों में तो बहुत ही अंतर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिए और सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि रस होता क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति करना। शाब्दिक अर्थ अगर पूछे, सामान्य अर्थ पूछे रस का क्या होता है, तो आनंद की प्राप्ति। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिंपल सा पूछ देता है रस का सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, रस का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या होगा? आनंद की प्राप्ति। लेकिन केवल आनंद की प्राप्ति ही रस नहीं है, आनंद ही नहीं मिलता है हमें। रस से के द्वारा हमें करुणा का भाव मन में जागता है, क्रोध का भाव, घृणा का भाव, कई भाव जागते हैं। तो केवल आनंद की प्राप्ति तो नहीं हुआ ना रस। तो रस का मतलब और क्या हो सकता है? ये क्या है? किसी भाव का निचोड़, किसी भी चीज़ का निचोड़ जो कहलाता है वो आपका क्या है? रस है। मन में भाव की उत्पत्ति करने वाला माध्यम क्या है? आपका रस है। इसी रस ही है जिससे हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, और ये होता किस में है? काव्य में होता है। और किसी चीज़ में हमें रस की अनुभूति नहीं होती है, भाव हमारे मन में नहीं उत्पन्न होता है। किसी का भाव का निचोड़ का मतलब क्या हो गया? आप कहानी पढ़ते हो, अभी कविता ही पढ़े, कहानी पढ़े, कई सारी चीज़ें पढ़ते हो ना, तो उसका जो मेन होता है, मोटिव, जो उद्देश्य होता है, क्या होता है? पढ़ने के बाद हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? तो यही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपकी रस कहलाती हैं। परिभाषा एक बार देख लीजिए, ठीक है। काव्य के को पढ़ते, सुनते या देखते समय मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस भाव की उत्पत्ति होती है, वह आपका क्या कहलाता है? रस कहलाता है। किसको पढ़ने में? काव्य को पढ़ने, यानी काव्य को पढ़ते समय, सुनते समय या देखते समय। अगर कोई दृश्य हम ऐसा देख रहे हैं उससे भी मन में जो भाव उत्पन्न हो जाता है,
किसी को सुन रहे हैं उससे भी जो मन में भाव उत्पन्न होता है, कोई कविता पाठ हम पढ़ रहे हैं उससे भी मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रस कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी भी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस भाव की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। किसकी आत्मा, काव्य की आत्मा। और इसी संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ एक हैं संस्कृत के, उन्होंने कहा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। क्या, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात हिंदी अर्थ यहाँ देख लीजिए, रस से युक्त वाक्य ही क्या कहलाता है, काव्य। यानी वैसा वाक्य जो रस से भरा हो, रस से युक्त हो, भाव से युक्त हो, वही हमारा क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। बच्चों, रस की व्याख्या बहुत से आचार्य, संस्कृत आचार्यों ने, हिंदी कवियों ने की है, तो उतनी सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी नहीं है, सामान्य जितनी सारी आपको जानना है उतना जान लीजिए। आपका एक चीज़ है कि रस की व्याख्या सबसे पहले कहाँ देखने को हम मिलता है, हमें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। एक सूत्र है इनका, देख लीजिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, मतलब क्या हो गया, विभाव अनुभाव। विभावानुभाव में दो चीज़ें हैं, विभाव अनुभाव, व्यभिचारी और व्यभिचारी, जिसको संचारी भाव कहते हैं। संयोगाद्र का मतलब होता है संयोग से, मिलने से। किसकी उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। किसके मिलने से, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, व्यभिचारी भावों के मिलने से किसकी उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। तो क्या आपको ये समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए, रस का शाब्दिक अर्थ अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति, किसी भाव का निचोड़ या मन में भाव की उत्पत्ति का साधन क्या कहलाता है, रस कहलाता है। रस को रसात्मकम काव्यम वाक्यम किसने कहा, तो आचार्य विश्वनाथ ने। रस की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, भरत मुनि ने। कहाँ देखने को मिलता है, उनके नाट्य शास्त्र में मिलता है। रस का सूत्र क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है। अब आपके एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें हैं ये देख लीजिए, रस के तत्व। रस के तत्व कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये क्या है, आपके रस के तत्व हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ सकता है रस के कितने तत्व होते हैं, तो रस के 4 तत्व होते हैं। 4 कौन कौन से हैं, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब ये विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव होता क्या है, जब आप इसको समझ लोगे तो ये सभी तत्व आपके समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विभाव क्या होता है। फिर से आप एक बार देख लो, रस के कितने तत्व होते हैं, रस के 4 तत्व होते हैं, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव का मतलब क्या होता है, विभाव किसे कहते हैं, तो आप यहाँ देख लो, विभाव का जो होता है ये कारण होता है। विभाव कारण होता है, किसका कारण होता है, रस को उत्पन्न करने का कारण होता है। मतलब इसी के कारण हमारे मन में क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है। तो रसों को उत्पन्न करने वाला कारण क्या कहलाता है, आपका विभाव कहलाता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं, तो आप ध्यान से देखिए। विभाव का अर्थ क्या हो गया, कारण। किसका कारण है, रसों को उत्पन्न करने वाले कारण को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव रस की उत्पत्ति के आधारभूत तत्व माना जाते हैं, यानी सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है, आपका विभाव है। अब आपका एग्जाम में कई बार पूछा है कि विभाव के कितने भेद होते हैं, तो विभाव के 2 होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव के कितने भेद होते हैं, विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। क्लियर। अब आप देख लीजिए आलंबन क्या होता है। आलंबन और उद्दीपन सामान्य अर्थ में समझ लो, जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो देखने के बाद जो मन में भाव उत्पन्न होता है वो हमारा आलंबन कहलाता है। और किसी को देखने के बाद भी कुछ भावना उत्पन्न हो, लेकिन कोई जब वो क्रिया करने लगता है, कार्य करने लगता है, तो उसके कार्यों को देख करके हमारे मन में जब वो भाव उत्पन्न होता है तो आपका क्या कहलाएगा,
उद्दीपन कहलाएगा। जैसे रास्ते में आप लोग आते हो, स्कूल आते हो तो देखते हो मोर, लगभग लोगों को दिखता है, अक्सर दिखाई देता है बरसात के महीने में। तो जो मोर दिखता है, तो एक तो मोर अगर पंख फैला के खड़ा ही होता है तो मन में एक आनंद की, खुशी का, हर्ष का भाव उत्पन्न हो गया। तो एक तो उसको देख करके भाव उत्पन्न हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, आलम्बन। आलम्बन कौन हो गया, मोर। उसको देखने मात्र से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो गया वो क्या हो गया, आलम्बन हो गया। अब अगर जो मोर नृत्य करने का काम करता है, प्रसिद्ध है मोर का नृत्य, तो जब नृत्य करते हुए जब हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसके द्वारा क्रिया करना, नृत्य उसका क्या हो गया, क्रिया। तो उसके नृत्य को देखकर, उसकी क्रिया को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उद्दीपन। तो ये सामान्य भाषा में आपके लिए हो गया। अब यहाँ हमने लिख दिया आपको कितने भेद होते हैं। फिलहाल आपका जो एग्ज़ाम में आएगा वो ये आएगा कि जो विभाव होता है उसके कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। लेकिन आपका पूछ सकता है आलम्बन विभाव क्या कहलाता है। तो आलम्बन विभाव क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसको देखने सुनने मात्र से, ठीक है, जिसको देखने या सुनने मात्र से ही मन में भावों का उद्गम होता है, अथवा जिस मुख्य व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में किसी प्रकार का कोई भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आलम्बन कहते हैं। उद्दीपन देख लीजिए, स्थायी भाव को जागृत करने में, किसको जागृत करने में, स्थायी भाव को जागृत करने में सहायक कारण, यानी कि क्रियाएं, कार्य क्या कहलाता है, उद्दीपन। और अभी अभी हमने जो आपको उदाहरण बताया वो उदाहरण हमने यहाँ आपको लिखा भी है। उपवन में मोर को देखकर या उसके नाम को सुनकर मन में जो खुशी, आनंद का भाव उत्पन्न होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, जो संचार होता है, वही हमारा जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है वह भाव आलम्बन विभाव कहलाता है। दूसरी तरफ मोर को पंख फैलाकर नृत्य करते देखना, सुनना, मन में उत्पन्न प्रेम का भाव, आनंद। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग, अभी आप लोग देख भी रहे हो, रामायण महाभारत वगैरह देख रहे हो, तो किसी वीर के, पुरुष के नाम को सुनने मात्र से ही एक मन में वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वो भी क्या हो गया, आलम्बन। यानी वो जो वीर पुरुष हो गया वो क्या हो गया आपके लिए, आलम्बन। अब उसने कौन कौन सा वीरतापूर्ण कार्य किया, युद्ध में वो अपना प्रदर्शन कैसे कर रहा है, तो उसके कार्यों को देख करके हमारे मन में जब भाव उत्पन्न होता है तो ये आपका क्या कहलाएगा, उद्दीपन। तो इतनी सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई बच्चों। फिर से एक बार देख लीजिए। रस का सामान्य अर्थ, आनंद की प्राप्ति, किसी भाव का निचोड़ या मन में भाव की उत्पत्ति का साधन, ये आपका क्या कहलाता है, रस। और ये कब उत्पन्न होता है, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, जो भाव उत्पन्न होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, रस कहलाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। और रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसने कहा, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कहा गया है। सबसे पहले रस की व्याख्या किसने की है, भरत मुनि ने की है। कहाँ की है, नाट्य शास्त्र में। और इनका सूत्र क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से या इनके मिलने से जो रस की निष्पत्ति, जो भाव उत्पन्न होता है, वही हमारा क्या कहलाता है। इसी से हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है। रस के कितने आवश्यक तत्व होते हैं, 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन सा, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन सा, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव मतलब क्या है, विभाव क्या होता है, कारण होता है। किसका कारण होता है, रसों को उत्पन्न करने वाला कारण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव के कितने प्रकार होते हैं, 2, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन क्या कहलाता है, वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसको देखने या सुनने से मन में भाव का उद्गम होता है, वो आलम्बन हो गया। और किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा की गई क्रियाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो आपका क्या हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बाकी जो आपका हमने आज केवल एक तत्व बताया है वो कौन सा है, विभाव। अब बाकी स्थायी भाव, अनुभाव और संचारी भाव आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा और सारी की सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो आज का क्लास में यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय